हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित है चैप्टर नंबर 1 को वन शॉट में बहुत जल्दी रिवीजन करने वाले हैं विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। पहला जो टॉपिक हमारा आज आता है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय आपसे क्या कहती है कि दुनिया में कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले बात आती है कि भैया भाज्य संख्या क्या होती है। आपके मन में आ रहा होगा ना कि भाज्य संख्या क्या होती है, और एक आ रहा होगा अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आइए फटाक से हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद मेन मुद्दे पे आते हैं। भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, भाज्य संख्या में क्या होता है? दो से अधिक होते हैं गुणनखंड। ठीक, और अभाज्य में क्या होता है? केवल दो गुणनखंड होता है, केवल दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे भैया कैसे, तो मैं उदाहरण देता हूँ। भाज्य संख्या में मैंने लिख दिया यहाँ पर 6। ठीक है, और अभाज्य संख्या में लिख दिया यहाँ पर 2। एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे 6 किससे कटेगा? 6 2 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 6 6 से भी कट जाएगा, और 6 1 से भी कट जाएगा। 2 3 6 1, ये इसके क्या है? गुणनखंड है। दो से ज़्यादा गुणनखंड है। दो किससे कटेगा? 2 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो ऐसी संख्या जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड हो वो अभाज्य होता है, और जिसके दो से ज्यादा हो वो भाज्य होता है। अब हम मुद्दे पे आ जाते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मैंने 15 ले लिया, ये एक भाज्य संख्या है। ठीक है, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 5 15, 5 एकम 5। तो 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 5, या इसको ऐसे भी लिख दो 5 गुणा 3। इसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप प्यारे बच्चों आप देख ही पा रहे हैं कि ये जो हमारा 15 है, ये क्या एक 15 एक हमारा भाज्य संख्या है। क्या है दोस्त? एक भाज्य संख्या है। ठीक, लेकिन ये जो 5 है, ये जो 3 है प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये हमारी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो दुनिया की कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। यही कहती है आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे प्रश्नों पे आ जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर LCM भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हल में आ जाएंगे। हल में आप क्या लिखोगे? हल में जो संख्याएं दी गई हैं, हमें दिया गया है 96 दिया गया है और हमें 404 दिया गया है। हम क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करो इसका। तो ये कटेगा 2 चक्को 8, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। ठीक है, फिर 404 पे आ जाओ। तो ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2। 101 एक अभाज्य संख्या होती है। 101 एकम 101। तो प्यारे बच्चों मैं लिख सकता हूँ 96 को किस प्रकार से? दो कितनी बार है? 1 2 3 4 5। 2 हमारा है 5 बार और 3 हमारा है 1 बार। 404 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ? 2 कितनी बार है? 2 बार, और 101 है 1 बार। ठीक, हमें दो संख्या दी गई है, तो हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो दोनों में हो। तो 2 देखो दोनों में है, 2 हमारी दोनों में है। अगर कोई संख्या जो दोनों में ना आए उस स्थिति में HCF 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF भी 1 होता है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में जानना है, तो आप हमारी NCERT वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है HCF, जिसे हम हिंदी में मौशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौशा। तो मौशा निकालने के लिए जो संख्या दोनों में है उसी को ही लेना होता है, केवल 2 है, और इसकी न्यूनतम घात लेनी है। 2 की न्यूनतम घात क्या है? 2 है, यानी कि 2 को 2 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके से LCM निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, है ना? आपको पहले से ही पता होगा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं? नियम होता है एक,
दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM के बराबर होता है। ये नियम है, हम जानते हैं। सो देखिए, दो संख्या हमारी कौन कौन सी है? एक तो 96 है, दूसरी हमारी 404 है। हमने HCF निकाला है 4, हम LCM निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अब प्यारे बच्चों, ये 4 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। एक 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 96 के गुणा करोगे, 96 एकम 96, 0, 96 एकम 96, तो हमें हमारा LCM क्या मिलेगा? 96, 96। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो LCM। बाकी दूसरा तरीका क्या है LCM निकालने का, वो भी देख लो। इस तरीके से अगर LCM निकालना है, कैसे निकलेगा? जो संख्या दोनों में है उसकी अधिकतम घात लेते हैं। 2 की अधिकतम घात क्या है? 5 है। और जो संख्या बच जाती हैं उनको गुणे में डाल दो। 3 बच गई, 101 बच गया। ठीक है, इसके आगे हल करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2 को 5 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, 32 गुणे में 3 है और यहाँ पर है 101। तो 32 तिया कितना होता है? 32 तिया होता है 96। 96 को गुणा करेंगे, 96 कम 96, 96 कम 96। तो इस तरीके से भी आपका LCM निकल गया। LCM को हिंदी में क्या कहते हैं? LCM को हिंदी में लौशा कहते हैं, लघुत्तम समापवर्त। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगले प्रश्न में आते हैं। बहुत ही जानदार शानदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ये हमसे बोला गया है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6, फिर हम लिखेंगे यहाँ पर 72, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 120। इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2 3 6, 3 एकम 3, जब तक एक ना आ जाए तब तक करना होता है ना। फिर आ जाओ, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3, जब तक एक ना आ जाए। फिर 120 पे आ जाओ, 2 से कटेगा, 2 छंग 12, पीछे से 0, 2 3 6, पीछे से 0। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 ही पचे 15 और 5 एकम 5। सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो प्यारे बच्चों, 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 एक बार है, 3 एक बार है। फिर 72 पे आ जाओ, 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 है 3 बार, 3 है 2 बार। फिर आ जाओ 120 पर। ठीक, 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 है अपना 3 बार, 3 है अपना 1 बार और 5 है अपना 1 बार। ठीक हो गया? क्योंकि अब की बार हमारे पास 3 संख्या है, तो हमें वो संख्या ढूंढनी है जो तीनों में हो। देखो कि प्यारे बच्चों, 2 भी तीनों में है और 3 भी हमारा तीनों में है। तो कैसे निकलेगा भाई मेरा HCF LCM? सबसे पहले निकालते हैं HCF, मौशा। जो तीनों में है उसकी न्यूनतम घात, 2 की न्यूनतम घात कितनी है? 1, गुणा 3 भी तीनों में है, 3 की न्यूनतम घात 1, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 2 3 6 आ गया। अब निकालो आप LCM। जो तीनों में है उसकी अधिकतम घात ली जाती है। 2 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 3 है। 3 की बड़ी से बड़ी घात कितनी है? 2 है और यह है 5। सो देखो, 2 को 3 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 को 2 बार गुणा करना है, 3 तिया 9 और ये आ गया 5। 8 पंजे 40, गुणे में है 9, 4 नम 36, पीछे से 0। तो हमें हमारा जो LCM मिलेगा वो मिलेगा 360। सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं जो एग्जाम में बार बार आता है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर में आ रहा है। जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 टू द पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। यानी कि n क्या प्राकृतिक संख्या बोले, यानी n की जगह पर आप 1 रखो, n की जगह पे 2 रखो, n की जगह पे 3 रखो और रखते जाओ।
क्या ये कभी शून्य पे समाप्त होगी, ये आपको चेक करना है। देखो 6 को एक बार गुणा करोगे 6 आएगा, 6 को 2 बार गुणा करोगे 36 आएगा। तो अगर n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दो बड़े से बड़ा, क्या कभी भी 0 पे समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने का टेक्निक क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है वो आप यहाँ लिखोगे और इसका करोगे गुणनखंड। तो 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है, चूंकि 6 को हमने लिखा है 2 एक बार है 3 एक बार है, कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होना चाहती है तो उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए। एक से ज़्यादा बार आ रहा है चलेगा, लेकिन कम से कम 1 2 और 1 5 तो होना ही चाहिए। यहाँ 1 2 आ गया है, 5 है क्या, नहीं है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या का गुणनखंड, चूंकि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर n का रूप नहीं है, इसीलिए 6 टू द पावर n संख्या कभी भी अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए इतना आपको लिखना है। कोई माइकल आपका एक नंबर नहीं काट सकता। सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है, आराम से हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 2 नंबर में आता है, बताना है कि यह संख्या भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये संख्या है ना, इधर 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 मेरा क्या आ गया, उभयनिष्ठ आ गया। यहाँ से क्या बचा, 7 गुणा 6, 5 बाहर आ गया, 5 एकम 5, यहाँ 4 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 1 बचा, 5 एकम 5। ठीक हो गया, बाहर 5 है, 7 छंग 42, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, प्लस का यहाँ पर 1 है। आगे हल करते हैं, 5 24 दूनी 48, हासिल लगा 4, 24 चौके 96 और 4 100। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या है, 5, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। 1008 में 1 जोड़ोगे 1009 आ जाएगा। ठीक है, और किसी भी संख्या के गुणा में मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 एकम 2 संख्या पे कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है 1 से गुणा करने पर। अब आप यहाँ देखेंगे कितने गुणनखंड मैं दिखा पा रहा हूँ, 3, 2 से ज़्यादा ही है। तो ये हमारा है प्रथम गुणनखंड, ये हमारा है द्वितीय गुणनखंड, और ये हमारा है तृतीय गुणनखंड। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, एग्जाम में आता है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमें एक चीज़ जाननी ज़रूरी है, वो है परिमेय संख्या के बारे में। इसके बारे में प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या जिसे हम अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में जान लीजिए। परिमेय संख्या क्या होती है प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या जिसे हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बट्टे वाला कभी 0 नहीं होता। उसके साथ साथ अगर आप p और q दिन लेंगे तो वो क्या होने चाहिए, वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप HCF निकालते हो p और q का, तो वो हमेशा एक ही होने चाहिए। ठीक है, कोई भी संख्या जो कि p बट्टे q के रूप का हो, बट्टे में 0 ना हो,
पी और क्यू पूर्णांक हो और अगर उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालो तो एक आए, ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। इनके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो अपरिमेय हो जाएंगी। ठीक है, कुछ नोट करके लिख लीजिए। जैसे अपरिमेय, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये आप जानते हैं। कोई भी अभाज्य संख्या आती है, ठीक है, कोई भी एक अभाज्य संख्या आती है और उसके ऊपर अंडर लगा होता है तो वो भी क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ जिसका दशमलव प्रसार, ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, क्या हो बच्चों? अशांत हो, वो भी क्या होती है? वो भी अपरिमेय होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्विक रिवीजन वीडियो है, उस हिसाब से इसको ट्रीट करना है। बाकी मैंने पूरा सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये वीडियो सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, इस पर संबंधित, जो कि एग्जाम में आता ही आता है सिद्ध करने के लिए, आपको पता है। तो वो क्या है कि हमें सिद्ध करना है √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया जाता है। क्या मानते हैं? उल्टा मान लेते हैं। माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं किसी भी परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस Q का मान 0 नहीं होता। उसके साथ साथ हमारा ये जो P और Q होता है वो हमारा पूर्णांक होता है, तथा अगर आप HCF निकालते हो P और Q का तो वो 1 आता है। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ और उसके बाद मुझे क्या करना है? तिरछी गुणा करनी है। कर दो तिरछी गुणा, P एकम P और यहाँ से हो जाएगा √3Q। फिर मुझे क्या करना है? वर्ग करना है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर P का वर्ग हो जाएगा P², √3 का वर्ग करोगे √ हट जाएगा और Q का वर्ग क्या हो जाएगा? Q²। अब आप देखो यहाँ गुणज में क्या है? 3 है। यहाँ गुणज में क्या है? 3 है। तो आप लिखोगे चूंकि P² 3 से विभाजित है, P² 3 से विभाजित है। अगर P² 3 से विभाजित है, जैसे एक संख्या है 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3। 9 किससे कटता है? 3 से कटता है। तो 9 का वर्गमूल जो है 3, वो भी तो 3 से कटेगा, है ना। अगर P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है? पुनः फिर से आपको मानना पड़ेगा। पुनः माना, कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे टीचर ने इससे बड़ा किया, छोटा किया। तो ये प्रमेय है, इसका बड़ा छोटा नहीं होता, इतना करना ही है। ये प्रमेय के स्टेप्स फिक्स होते हैं। माना, अब क्या यहाँ पर P लिखा है तो आपको P ही लिखना है, यहाँ पर 3 लिखा है तो आपको 3 ही लिखना है और R लिख देना है। ठीक है, माना ये। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको फिर से दोनों तरफ वर्ग करना है। क्या लिखोगे? वर्ग करने पर, वर्ग करने पर कर दो मेरे भाई वर्ग। तो P का वर्ग क्या हो जाएगा? P²। 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 3 × 9 और R का वर्ग हो जाएगा R²। फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर P² का मान रखोगे। यहाँ से आपको पता है P² का मान क्या है? 3Q²। वो यहाँ रख दोगे, 3Q² हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, 3 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। काटो भाई मेरे, 3 × 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा? Q² बराबर 3R²। ठीक है, यहाँ गुणज में क्या है? 3 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि Q²
3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा। अब आप देखो Q भी 3 से कट रहा है और आपका P भी 3 से कट रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, चूंकि P व Q दोनों 3 से विभाजित हैं, इसलिए जो HCF होगा P और Q का वो 3 होगा, क्योंकि दोनों ही 3 से कट रहे हैं, तो HCF तो 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। और आपको तो पता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, परिमेय संख्याओं का HCF 1 होता है, और यहाँ 3 आ रहा है। अगर ये परिमेय है तो HCF 1 देती, 1 तो नहीं दे रही है, यानी कि जो आपने माना है वो क्या है, गलत माना है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर साल आता ही आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। क्या करना है, दर्शाइए कि ये जो संख्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फिर से उल्टा मान लेना है, माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या प्यारे बच्चों, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर इस Q का मान 0 नहीं होता, ठीक है। P और Q हमारे पूर्णांक होते हैं और HCF P और Q का कितना आता है प्यारे बच्चों, 1 आता है। अब ऐसे क्वेश्चनों का लॉजिक क्या है कि अंडर वाले को एक तरफ रखो और बाकी दूसरे को दूसरी तरफ ले जाओ, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्लस का P/Q इधर के क्या होगा, बराबर के माइनस का P/Q, और माइनस का √3 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस के √3। अब एक चीज आपको पता होगी, अगर दो परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय है और ये एक परिमेय है, दो परिमेय संख्या को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो हमेशा एक परिमेय रहेंगी। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उनको जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, हमेशा अपरिमेय ही रहती है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, चूंकि 5 माइनस P/Q एक, ये संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय से परिमेय घट रहा है तो परिमेय है, ये एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एक अपरिमेय संख्या है। अतः क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो आपको क्या बोल देना है, अतः 5 माइनस P/Q कभी भी बराबर नहीं हो सकता √3 के, ठीक है, कभी भी बराबर नहीं हो सकता। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आती, जो कि बराबर नहीं आई है, इसका मतलब यह है कि आपने जो माना है वो गलत माना है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है।
इसीलिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। ये वीडियो हर एक हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। आप कौन से बोर्ड से देख रहे हैं इस वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को अपने स्कूल ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।